एक चीज तुमको बता देता हूं कि जो अपन ने पहले जो डिस्कशन किया था वो सारी चीजें आपको याद है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर अपन को डिसीजन लेने पड़े, तो हमने तीनों डिसीजंस के बारे में अच्छे से स्टडी किया। कौन से डिसीजंस हो गए? इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग यूज था ना। हाँ हाँ, कि भाई कहाँ से पैसा लाना, कहाँ पे लगाना है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। हाँ, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन तो अच्छे से याद है सबको। ठीक है, फिर उसके बाद में ये चीज डिस्कशन करने के बाद में हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है कि भाई फाइनेंस को कैसे प्लान किया जाए। तो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मतलब होशियार हो इस प्लानिंग के अंदर, तो ये टॉपिक जो मैं है वो तुम्हारे स्टडी के बाद में ही अपन इस पर स्टडी करेंगे, ऐसा है ना। तो इस टॉपिक को मैं अभी के लिए होल्ड पर रख रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग को, क्योंकि एक बार तुम लोग स्टडी करो तो आइडिया आएगा, अंदाजा आएगा कि भाई बोल बात वही है जो चीज अपन डिस्कशन कर रहे थे, उसी चीज के ऊपर है कि भाई कहाँ से पैसा लाना है, किस तरीके से, और कितना अपन को रिसोर्स के रिक्वायर्ड है, और उसके इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है, बस इसकी मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस बताया हुआ आपको, है ना। तो ये चीज अच्छे से स्टडी कर लेना। नाउ कम्स द टॉपिक दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये इरेज ऑल इनकॉन्सोनेंट। अब अपना टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये बता देता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ क्या। अपन जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपन जो अभी तक जो जिस तरीके से अपन सम्स करते आ रहे हैं, तो अपन क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्टेड इन अ कंपनी, कि पैसा कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ आपने, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ठीक है, अब ये जो पैसा टोटल इन्वेस्टेड है, ये इन्वेस्टेड पैसा किस फॉर्म में बटा हुआ है। देखो, तो अब अलग अलग सोच, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है ना, कि कोई बोलता है कि यार ये जो पूरा जो पैसा है, ये पूरा पैसा इसने घर से लगाया है। कोई बोलता है कि मतलब घर में भी कैटेगरी बना देता है फिर कोई कोई, कि यार इसने घर से लगाया है, लेकिन घर से ना 30 लाख रुपए इसने पापा से लिए थे, 10 लाख रुपए इसने कहीं और से लिए थे, और मतलब इस तरीके से वो अलग अलग कैटेगरी बना देता है ना। तो एक जनरल कैटेगरी क्या हो गई ना टोटल इन्वेस्टमेंट की, वो जनरल कैटेगरी को अपन बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसको अपन बोल रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, कि भाई अपना जो पैसा इन्वेस्टेड है, अपना मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो कंपनी का पैसा इन्वेस्टेड है, ये पैसा जो है वो किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के ऊपर अगर अपन बात करें तो दो पार्ट हो जाता है। एनीवन कोई कहना चाहेगा? बोरोड, वेरी गुड। तो ओन्ड और बोरोड, तो ये जो बोरोड फंड है ना, इसको ये कहते हैं डेट, और जो ओन्ड फंड है इसको हम कहते हैं इक्विटी। यानी कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे होगे ना, तो आपको कोई कहेगा कि इट इज द डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू डेट एंड इक्विटी, या फिर कोई आपको ऐसे बोलेगा इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी, है ना। मतलब डेट अपॉन इक्विटी का रेशियो। कोई ये भी बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ डेट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट में डेट का कितना पार्ट है, क्योंकि जो डेट हो गया उसका अलावा जो पार्ट होगा वो अपना ओन्ड फंड होगा, ऐसा। तो यहाँ पे क्या एनसीईआरटी के अंदर इसके ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अगर मैं आपको बातें गिनाऊं तो बहुत सारी बातें लिखी हुई, लेकिन इन सब पॉइंट्स को मैंने, मतलब इन सब बातों को अपन ने पॉइंट्स में ले लिया है। तो बढ़ते अपन लाइन बाय लाइन सब पॉइंट्स के ऊपर बढ़ता है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बेसिक मीनिंग हमें आइडिया आना चाहिए भाई क्या है। हाँ, लिखने का कंसेप्ट अलग है, लिखने का कंसेप्ट अलग है, और जो अपन को समझना है कि जिसके मदद से अपन लिख पाएंगे वो चीज क्या होगा, कि भाई कितना टोटल पैसा एक कंपनी ने अपना डाला हुआ है, या तो बोरो करके या फिर ओन करके। ठीक है, और ओन्ड और बोरोड उसके अंदर भी आपको एकदम नाम लिखा हुआ है डेट इक्विटी। तो कई बार है ना, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट इक्विटी ही समझना, और कुछ उल्टा मीनिंग नहीं जानना आपको। ठीक है, तो मूविंग ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट। One of the most important decision under financial management that relates to financing, to the financing pattern
or the proportion of the use of different source in raising fund is capital structure. यानी कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपने अभी तक सोचा होगा कि यार फाइनेंसिंग डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा कहां से लाना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई पैसा कहां पे लगाना है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना कि भाई पैसों को किस रेशियो में रखना है, दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्स। ठीक है, आप पैसा तो ला रहे हो, आप पैसा तो लगा रहे हो, लेकिन वो पैसा लाना और लगाना, ठीक है, वो किस प्रपोर्शन में होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ लाने की बात कर रहे हैं इन रेजिंग फंड्स, है ना। देखो, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर का एक आप अच्छी लाइन बोल सकते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू दिस थिंग। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द बिजनेस फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अब तुमको बताता हूं मैं कि ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या होता है और बोरोड फंड के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो, ओनर्स फंड के अंदर अपन ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई इस पूरे साल का प्रॉफिट फिर से डाल दिया, दैट इज रिटेन अर्निंग। ये हो गया अपना ओनर्स फंड का, बराबर। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बोरोड फंड को क्लासिफाई करूं तो बोरोड फंड और डेट ये क्या हो सकता है, लोन, कोई बैंक से लोन लिया, कोई दूसरी कंपनी से लोन लिया, कोई फाइनेंशियल लोन, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब शॉर्ट टर्म लोन, इनवाइटिंग द पब्लिक टू डिपॉजिट इन योर कंपनी, भाई आओ, मेरे को पब्लिक को इनवाइट करते हैं मेरे कंपनी में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दो। ऐसा कोई शेयर वेयर वाली बात नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट मिलता है इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। शैल आई मूव फर्दर, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो ना। यहाँ तक एकदम क्लियर है, डेट इक्विटी के बारे में पढ़ रहे हो और इसको मतलब एडिशनली किस लाइंस में लिखना है वो लाइंस आपको यहाँ पे बताई जा रही है। कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ से ओके ये पॉइंट के पहले उमेश रेज हैंड, ये सुमेश आप कुछ कहना चाह रहे हो शायद। पब्लिक डिपॉजिट तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना? नहीं नहीं नहीं, पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। मनी मार्केट में था ना, अगर हाँ हाँ शॉर्ट टर्म होता है, पब्लिक डिपॉजिट में को याद है शॉर्ट टर्म होता है ऐसा, ठीक है। तो अब देखो ये नेक्स्ट पॉइंट क्लियर है ना उमेश। चलो, अकाउंट में तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिया हुआ है। वो शायद इन्वेस्टमेंट होगा ऐसा कि डिपॉजिट ही है। पब्लिक डिपॉजिट ही है ऐसा, मतलब अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर बताया जाता है ऐसा बोलना चाह रहे हो, या फिर अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म के अंदर बताया जाता है ऐसा? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नहीं है जहां तक मतलब मुझे याद है कि भाई शॉर्ट पीरियड के लिए, अभी मतलब कुछ दिन पहले ही मैं 11th वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो पिछले साल 11th में भी शॉर्ट टर्म ही बताया था। हाँ शॉर्ट टर्म ही बताया गया था, बट माइट भी एक बार अपन रेफर कर लेंगे कि भाई ये क्या है, एक बार इस पॉइंट के ऊपर भी आ जाएंगे अपन। हाँ, लेकिन कह सकते हैं कि भाई ये है तो बोरोड, ठीक है। शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म, अपन को उसका थोड़ा सा डाउट है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के अंदर थोड़ा सा डाउट है। मेरे को तो शॉर्ट ही याद है, बट स्टिल थोड़ा सा एक बार कंफर्म करके अपन ये बात के ऊपर वापस आएंगे। और मेन क्या था कि भाई ये है तो बोरोड फंड, यानी कि जो अपन अभी बात कर रहे थे ना कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, अपन ने दो पार्ट लिया था, डेट और इक्विटी, उसी पार्ट को ये समझा रहा। देखो ये मतलब पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ मतलब बोलते हैं ना कि एडिशनल लाइंस थी। अब ये लाइन देखो, ये लाइन क्या कह रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, है ना, इट इज द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स, कि भाई लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स का मिक्सचर है ये। और इट कैन बी कैलकुलेटेड एज, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये डेट अपॉन इक्विटी भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल भी हो सकता है। अब टोटल कैपिटल मैंने आपको बोल दिया, या तो डेट होगा या तो इक्विटी होगा, और कोई तीसरा कैपिटल ही नहीं है, और कोई तीसरा फॉर्म ही नहीं है, या तो घर से पैसा लाओगे या तो बोरो करके पैसा लगाओगे। तो ये दो ही तरीके हैं, तो डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये हो जाएगा अपना क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा भाई कौन सा अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट भी था ऐसा कि ये रहा, ये क्या है, refers to the proportion of debt and equity used for financing the operation or activities of business। नहीं, ये पॉइंट तो ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। यानी कि जो एनसीईआरटी के अंदर मुझे जो इंपॉर्टेंट लाइंस लग रही थी ना, वो लाइंस मैंने एनसीईआरटी के यहाँ पे रख दी है ऐसा, ओके।
तो मैं क्या बता रहा था इसके अंदर, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हाँ, अब कभी कभार आप सोचोगे कि यार मतलब मेरे को क्वेश्चन में पूछा होगा कि भाई इसका कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल, है ना, वो तो आपको सामने से ही दिया हुआ होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर निकाल मतलब इट इज जस्ट अ मिक्सचर, है ना, कंपलसरी नहीं है कि भाई वो रेशियो ही हो, इट इज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स, कि भाई जो लॉन्ग टर्म पैसा जो है ना वो कहां से आया है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा मिक्सचर है कि भाई लॉन्ग टर्म कितना लगाया और अपना खुद का फंड अपन ने कितना लगाया, यानी कि बोरोड कितना लगाया और ये चीज कितना लगाया, तो इसको कैलकुलेट करने का ये हिसाब बता रहा है। अब अगर मान लो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब कि मान लो अभी यहाँ पे 2.3 था और अगर ये रेशियो 2 था, चलो मान लो कि 2:1 रेशियो था, 2:1 रेशियो था, अब अगर ये रेशियो 3:1 हो जाए तो इसका मतलब क्या समझोगे आप? इसका मतलब एक जनरल मीनिंग आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग? हमारे डेट्स इक्विटी के 3 टाइम्स है, ज्यादा है। ओके, दैट्स वेरी गुड कि डेट यहाँ पे 2 गुना है इक्विटी के और डेट यहाँ पे 3 गुना है इक्विटी के। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो इसका मतलब कुछ एजम्पशन लगा सकते हो, और कुछ एजम्पशन लगा सकते हो आपके, मतलब कुछ और बोलना चाहो तो मतलब इस लाइन के ऊपर कि हाँ भाई 2:1 डेट इज टू इक्विटी है, कुछ भी मतलब ऐसा दिमाग में आ रहा है? चलो नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई यहाँ पे टोटल पैसा अपन ने इन्वेस्ट किया था कितना, 4 लाख, और यहाँ पे पैसा अपन ने कितना इन्वेस्ट किया था, 3 लाख। तो कहने का मतलब 3 लाख में से 2 लाख तो मैं उधार पे चल रहा हूं, 2 लाख तो मैं उधार पे चल रहा हूं, और यहाँ पे 4 लाख में से 3 लाख तो मैं उधार पे चल रहा हूं, ऐसा। तो ये चीज जानने के लिए काम आती है और कुछ भी नहीं है। टाइम्स भी देख लेते हैं और अपन को ज्यादा करे सिर्फ जानने के लिए काम आती है कि भाई क्या एग्जैक्टली हमारे इक्विटी है और कितना अपना डेट है, ठीक है, कितना कर्जा है ऐसा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से बढ़ता हूं, बढ़ू ना मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कोई और मतलब इसके इन मतलब शॉर्ट समरी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो, कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मतलब ये पॉइंट ऐसा क्या हो गया, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर को एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ मतलब एग्जैक्टली तो मैंने आपको बता दिया, इट इज जस्ट अ मिक्सचर के भाई प्रपोर्शन बताता कि भाई आपका ये पूरा जो पैसा इन्वेस्टेड है, स्टार्टिंग में बता दिया मैंने, है ना, कि पैसा जो इन्वेस्टेड है इसमें इतना बटा हुआ, इसमें इतना बटा हुआ, दैट सिंपल। किसी कोई और पॉइंट मतलब आपको कहना हो तो ऐसा, बढ़ू आगे? ओके चलो, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ रहा हूं। अब है डेट वर्सेस इक्विटी। ये डेट है, ये इक्विटी है, ये डेट है, वो वाला डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूं कि डेट ज्यादा अच्छा है या इक्विटी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से लिखा हुआ, पूरा 1-2 पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है कि डेट जो है वो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है और इक्विटी के मदद से अपन को कभी मतलब डिविडेंड पे करने का ऑब्लिगेशन, वी आर नॉट ऑब्लिगेटेड कि भाई हमको पे करना ही पड़ेगा, ऐसा। तो काफी सारे पॉइंट ऐसे लिखे हुए हैं, तो इन पॉइंट को अपन समराइज करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे कोई ये वाला ऐसा डिफरेंस बिटवीन वाला चार्ट नहीं है, कहने का मतलब ये यहाँ पे अपने पास में है डिफरेंस बिटवीन वाला चार्ट नहीं है, ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये कंपैरिजन है कि डेट अच्छा है या फिर इक्विटी अच्छा है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट, cost of debt is lower than cost of equity but debt is more riskier than equity। कोई मतलब इसका मीनिंग बताना चाहेगा कि भाई तुमको क्या मतलब समझ में आ रहा है ऐसा, कि इससे लाइन तो सिंपल है लेकिन फिर भी कोई ऐसा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट होता है ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट, इस कहने का मतलब कि भाई जितना खर्चा बोरो करने में लगता है ना वो बहुत कम है, किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दी उन्होंने, देखो ये एक पॉइंट बता दिया डेट और इक्विटी का कंपैरिजन में कि भाई ये कम खर्चे में मिल जाएगा आपको और इसमें आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, शेयर्स है, आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट के थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, तो ये सब अपन को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। खर्चा ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, लोन लेना है भाई, चलो बैंक के पास में ये ले मेरी सिक्योरिटी, तुरंत लोन ऑन द स्पॉट, है ना। अच्छा, कॉस्ट उसके अंदर अपन को वापस से वो अंडर राइटर्स ये सब पढ़ा होगा आपने शेयर कैपिटल में भी, है ना। तो ये चीजें हो गई, तो कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, लेकिन क्या बोल रहे, लेकिन डेट इज मोर रिस्कियर देन इक्विटी। कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहेगा? डेट इज मोर रिस्कियर, रिस्की कैसे हो गया कंपनी के लिए, या फिर लॉस भी होगा वो तो भी इंटरेस्ट अगेंस्ट देना एसेट पड़ेगा। चार्ज होता है ना।
अगेंस्ट एसेट चार्ज होता है। और उमेश कुछ और कह रहा था। यस उमेश, आप क्या कह रहे थे? लॉस होगा कंपनी को फिर भी हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जबकि अगर लॉस हुआ तो डिविडेंड पे नहीं करेंगे। एग्जैक्टली अगेंस्ट एसेट्स वाला जो चार्ज है ना, कि वो तो अब अपने समझ में आ गया कि भाई अपने को एसेट्स रखने पड़ रहे हैं, हाँ, लेकिन कैश आ रहा है अपने पास में। एट प्रेजेंट अपन को पैसा चाहिए, है ना? तो पैसा चाहे इक्विटी से आए या फिर इधर से आए, इक्विटी में भी अपना एक पोर्शन तो निकल ही जाता है ऐसा, कि भाई इक्विटी में भी ये जो अपना पूरे कंपनी जो होती है, कंपनी का एक पार्ट तो निकल ही जाता है ऐसा। तो यहाँ पे ये पॉइंट इतना ज्यादा लिंक नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रिस्कियर का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो मैं किसी से डेट लेता हूँ, मतलब मान लो मैं किसी से लोन लेता हूँ, ठीक है, इस रिस्कियर का नाम भी है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। आगे आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की बुक, अगर आप दूसरी बुक भी पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा कि फाइनेंशियल रिस्क, है ना? मैं वही चीज बता रहा हूँ कि रिस्कियर कैसे। क्या मान लो कि आप है ना लोन लेते हो, अब लोन आपने लिया 40 लाख का, कंपनी है ना तो छोटा मोटा लोन तो लेगी नहीं, 2-3 लाख का तो छोटा मोटा, उसके लिए तो इंटरेस्ट हो गया 2-3 लाख का ऐसे। तो अब ये 40 लाख का लोन लिया, इसके ऊपर मान लो ये 10% इंटरेस्ट दे रही, ठीक है? अब इन फ्यूचर मतलब सपोज करो पहला साल निकला, तो पहले साल में तो ये पूरा का पूरा 40 का 40 लाख तो रिटर्न कर नहीं पाएगी। पहला साल निकला, उसने इंटरेस्ट पे कर दिया, अगले साल कोविड आ गया, पैसे की तंगी, है ना? अब जब पैसे की तंगी आई तो वो थोड़ी पैसा दे पाएगा। अब यहाँ पे है ना वो रिस्क में आ गया कि यार मैंने जो कमिटमेंट दिया था वो मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अब मार्केट में अगर अपन बैठते हैं तो अपना कमिटमेंट की कितनी वैल्यू है कि नहीं? जब अपने कमिटमेंट की वैल्यू है और हमने बोला है कि मैं अगले साल भी आपको इंटरेस्ट दूंगा, देना पड़ेगा। क्या करूंगा फिर मैं अपने एसेट्स बेचूंगा, मैं बोलूंगा कुछ भी करके पैसा तो देना पड़ेगा। यानी कि मेरा जो फाइनेंस है ना वो पूरा का पूरा रिस्की हो जाता है। इक्विटी में ऐसा नहीं है। इक्विटी कैसा है कि आपने इक्विटी लिया, आपने पढ़ा है 11th में, इक्विटी लिया, पैसा दो, मतलब डिविडेंड दो, डिविडेंड नहीं दो, चलता है। अभी डिविडेंड डिसीजंस के अंदर भी यही पढ़ रहे थे अपन कि डिविडेंड देना है या फिर रिटेन अर्निंग रखना है, चलता है ऐसा। तो वहां यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही बात है कि भाई इक्विटी के अंदर देयर आर नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कोई भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस नहीं है कि आपको हर महीने, कोई फिक्स्ड कमिटमेंट नहीं है अपना, और कोई अपन को जरूरी नहीं कि अपने को कमिटमेंट फुलफिल करना ही है। लेकिन यहाँ पे किसके अंदर, डेट के अंदर हमें कमिटमेंट फुलफिल करना ही पड़ेगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई आपको अच्छे से? बढ़ो नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, मतलब कि वापस वही बात हो गई, वो सॉरी वो लाइन सेम लाइन ही लिख दी मैंने यहां से, मतलब एज लेंडर रिस्क इज मोर देन ओनर्स रिस्क। ये लाइन के लिए मतलब वो ऊपर लाइन लिखी थी, इसका मतलब क्या? क्योंकि अगर ओनर पे नहीं कर पाता है तो ओनर ने तो बोरो किया है, उसको इतना रिस्क नहीं होगा, पर लेंडर के पास जो पैसे तो उसने दिए वो सारे चले जाएंगे। ओनर्स का बहुत बार ऐसा होता है कि अगर उनके पास नहीं हो तो कंपलसरी नहीं होता कि उनको पे बैक करना ही पड़ेगा, लेंडर के पास से फिर पूरे पैसे चले जाते हैं। लेंडर के पास से पूरे पैसे चले जाते हैं। ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो मैं इसी को एक मतलब एक पार्ट में समराइज कर देता हूं। ये कह रहा है कि डेट, डेट का मतलब क्या? लोन, ठीक है? और ये ओनर कह रहा है, ओनर का मतलब क्या? इक्विटी। अब इसको वापस से सोचो, अब इसको एक बार वापस से सोचो, थोड़ा कंसेप्ट में चेंज आएगा। मतलब ओनर जो देगा, डेट वाला जो देगा ना उसको मैं लेंडर बोलूंगा, और जो इक्विटी वाला देगा ना उसको मैं क्या बोलूंगा? ओनर दूंगा। अब इसको वापस से पढ़ो, ये ओनर्स रिस्क हो गया और ये लेंडर्स रिस्क हो गया। अब एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और मेरे को बताओ कि भाई समराइज कैसे करो फिर इसको। ज्योति ने जो बोला बोला वही पॉइंट है। कहने का मतलब वही वही पॉइंट है। कहने का मतलब जो लेंडर का जो रिस्क है ना, यानी कि जो जिसने डेट दिया है उसके अंदर जो अपना जो रिस्क है ना वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर अगर अपन पे ऑफ नहीं कर पाए, अगर अपन नहीं दे पाए तो अपनी प्रॉपर्टी चली जाएगी, अपनी प्रॉपर्टी भी
सोल्ड आउट हो जाएगी। लेकिन इन केस ओवर हियर ओनर्स रिस्क वो कम है। क्यों? नहीं दिया भाई, नहीं दिया, आपको तो पहले ही बोला था ना, लिक्विडेट होगा, सबको पैसा मिलेगा, तब जाके आपको पैसा मिलेगा, बाकी तो आपकी तो कंपनी है, आप कंपनी की, आपकी कंपनी। तो दैट इज व्हाई वी से कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज लेंडर्स रिस्क इज मोर देन ओनर्स रिस्क। ठीक है, आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अगर कोई डाउट हो तो खाली हैंड रेज कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा भाई मुझे ये पॉइंट को एक बार वापस अच्छे से समझाना है। Lender earns a fixed interest and assured repayment of capital। कहने का मतलब कि जो डिबेंचर होल्डर होता है, डेट होल्डर होता है, ठीक है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है। डेट ओनर earns a fixed interest and assured repayment of capital। सिंपल पॉइंट है। देखो ये कंपैरिजन कर रहा है कि कहने का मतलब क्या, इनका कहने का मतलब है डेट ज्यादा अच्छा है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए। इसमें कहने का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब ये सॉरी डेट ज्यादा अच्छा है। इसमें कहने का मतलब क्या है? इसमें किसको अच्छा बताया हुआ? इसमें किसको अच्छा बताया हुआ? लेंडर्स को। हाँ, मतलब कि इक्विटी अच्छा है, इसमें इक्विटी अच्छा बताया हुआ है ना। तो इस तरीके से कंपैरिजन वाला टाइप हो गया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इंटरेस्ट ऑन डेट्स। क्या पॉइंट है ये, बहुत मस्त पॉइंट है, और इसको मतलब समझदारी के साथ में समझना है, ना। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। आपने नेट प्रॉफिट के अंदर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट तो हमेशा माइनस किए ही है ना। तो आपको जितना भी प्रॉफिट होता है उसके अंदर इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर उसके बाद में टैक्स लगता है। सो ब्रिंग्स डाउन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, whereas dividend are paid off out of profit after tax। कहने का मतलब क्या, मैंने एक बार आपको पहले भी ये चीज समझाने की कोशिश की थी। जब मेरे को प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो प्रॉफिट को मैं बोलता हूं एकदम ब्लैंक प्रॉफिट, ऐसे कि भाई ये प्रॉफिट अपने काम का एकदम ब्लैंक प्रॉफिट, मतलब जस्ट अभी अभी मेरे को मिला है। अब इसमें से सबसे पहले कौन मांगने आएगा पता है? इंटरेस्ट वाले। वो बोलेंगे भाई लाओ मेरा इंटरेस्ट दो, तो भाई उनको अपन इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब जब अपन उनको इंटरेस्ट दे देंगे जब अपन उनको इंटरेस्ट दे देंगे, तब अपने पास में जो प्रॉफिट बचेगा उसको मैं बोलूंगा अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। चलो मतलब मैं उसको एक बार के लिए प्रॉफिट ही बोलता हूँ, है ना। एक बार के लिए मैं इसको प्रॉफिट ही बोल रहा हूँ कि भाई इंटरेस्ट काट के प्रॉफिट दे दिया मैंने, ऐसा। अब जब इंटरेस्ट काट के मैंने प्रॉफिट दे दिया, ये तो यहाँ पे मेरे पास में आ गया प्रॉफिट इंटरेस्ट। अब फिर इसमें से जो भी अमाउंट आता है, जैसे XYZ कुछ भी आया, इसमें से जब मैं ये जो अमाउंट है ना, इस अमाउंट के ऊपर मुझे पे करना पड़ेगा टैक्स। इस अमाउंट के ऊपर मुझे पे करना पड़ेगा टैक्स, है ना। और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है उसको मैं बोलता हूं अर्निंग आफ्टर टैक्स। और फिर ये जो पैसा है ना, ये पैसे से मैं डिविडेंड देता हूं। सिंपल ये ऐसा रूल है कि भाई पहले आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, जो आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। फिर जितना भी बचता है उसमें से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर जितना भी बचा है उसमें से आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, जो फिक्स डिविडेंड है वो, और फिर उसके बाद में इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या, अगर मान लो आपके पास में इंटरेस्ट होता ही नहीं, कहने का मतलब अगर आपके पास में डेट होता ही नहीं, अगर आपके पास में डेट होता ही नहीं, और यहाँ पे जो 4 लाख का प्रॉफिट है, अगर मैं कहूं आपको 4 लाख का प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट है ही नहीं, इसका मतलब आपको 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपके बिजनेस की टैक्स लायबिलिटी ओहो। अच्छा, वहीं पे एक बात समझो कि अगर आपने डेट रखा है, अगर आपने मान लो 10 लाख का या फिर 15 लाख का आपने कुछ डेट रखा है, तो भाई ये जो 4 लाख रुपए हैं उसमें से आपके क्या माइनस हो जाएंगे? इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। मान लो कि 10% अगर मैं 10 लाख पे गिनूं तो 1 लाख माइनस हो जाएगा। अब आपकी टैक्स लायबिलिटी कितने पे आएगी? 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी, मतलब टैक्स 3 लाख के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे टैक्स कितने पे कैलकुलेट किया जाएगा? 4 लाख पे कैलकुलेट किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही बात समझ में कि भाई इंटरेस्ट ऑन डेट
मतलब जितना ज्यादा इंटरेस्ट ऑन डेट पे करूंगा ना, उतना मेरा टैक्स डिडक्ट होता रहेगा। यानी कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो मेरे टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। तो आई थिंक इट इज शोइंग अ प्लस पॉइंट ऑफ डिविडेंड। एम आई राइट? कि वो डिविडेंड का प्लस पॉइंट बता रहा है कि सॉरी डिविडेंड क्या, डेट का प्लस पॉइंट बता रहा है। आई थिंक भाई ये डेट होने का प्लस पॉइंट बता रहा है कि हाँ भाई इंटरेस्ट पे करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है ना। और फिर जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है वो आपको डिविडेंड के अंदर पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड अगर ज्यादा हुआ तो इस पर टैक्स लायबिलिटी पे तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ हुआ ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो हैंड रेस करो। तो मैं मतलब तुमको एक चीज बताता हूँ, फिर बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ एक और। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। तो ये चीज तुमको अच्छे से क्लियर है। अब अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओ ये एक और लास्ट पॉइंट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं? डेट इज मोर रिस्की फॉर बिजनेस एज इट एड्स टू द फाइनेंशियल रिस्क। मैंने बोला ना डेट रिस्की तो है यार, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब क्या? कि आपको एक ऑब्लिगेशन है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू पे मनी, टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट। और अगर वो टू पे फिक्स्ड इंटरेस्ट, और अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे हुए, ठीक है, टाइम पे, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी कि आप अपने कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ जाए, आपको अपने एसेट्स या फिर आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ जाए। तो इट इज अ फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस। और ये लास्ट नंबर का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं दी तो इसलिए ऐसे डाल दिया। एनी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में लीड टू लिक्विडेशन। अगर आपके ऐसे कुछ हालात हो गए कि आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। डेट इतना रिस्की है, डेट इतना रिस्की है। अगर आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जितना मूल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है उतना अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज वेरी रिस्की फॉर यू। गॉट दिस थिंग? अच्छे से समझ में आया सबको? ठीक है, क्या बात है, वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाता हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों पे अफेक्ट करता है। कहने का मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉफिट भी बढ़ाता है, कम करता है कभी कभार, और साथ साथ में अपनी फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ाता है और कम करता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मैं कितना डेट रखूं और कितना इक्विटी रखूं। बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं तुमको ना एक एग्जांपल देना चाहता हूं इसके अंदर, जो एनसीईआरटी के अंदर काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो अपन उसी एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन करेंगे अभी, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। मान लो कि एक कंपनी है, उसके पास में ना 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। क्या कह रहा हूं? एक कंपनी में 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, बराबर समझना, अच्छा दिमाग लगा के। एक कंपनी ने 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसके अंदर ना अपन 2-3 केसेस ले रहे हैं कि भाई डेट लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए और क्या क्या लेना चाहिए, ऐसे। तो मैं एक केस ए बनाता हूँ, उसके अंदर क्या, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं उसको। केस ए बनाते हैं, इसके अंदर अपन लिख देते हैं कि भाई अपन ने 1 भी रुपए का डेट नहीं लिया, 0। दूसरा एक और केस बनाते हैं जिसके अंदर अपन ये लिख देते हैं कि अपन ने 10 लाख का डेट लिया। और तीसरा एक और केस बनाते हैं जिसके अंदर अपन ने 20 लाख का डेट लिया। चलो तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं। फिर यहाँ पे डेट, ये क्या है, ये डेट है, और ये क्या है, 0 डेट है। अच्छा, तो कोई कहना चाहेगा अगर यहाँ पे 10 लाख का डेट है तो इक्विटी कितने का है? आई होप ये आंसर आ जाना 5 चाहिए। लाख 6 लाख 20 लाख, 5 लाख कैसे हुआ? 30 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बराबर। तो ये हो गया अपना 20 लाख का इक्विटी यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 10 रुपीज पर शेयर। अच्छा, फिर उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो डेट है, इंटरेस्ट, ये इधर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अपन ले लेते हैं 10%, और टैक्स रेट जो है वो अपन ले लेते हैं मैक्सिमम अर्निंग 30%। ठीक है, ये अपन ना
1 2 3 ऐसे अजम्पशन हुए। अपन को मेन तो डिसाइड करना है कि भाई कितना डेट रखना और कितना इक्विटी रखना। तो यहाँ पे डेट इक्विटी के लिए मैंने 3 केसेस आपके सामने ले लिए, बराबर। डेट इक्विटी के लिए मैंने आपके सामने 3 केसेस ले लिए। अब कितना रखना है, क्या रखना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, अब ये 10% है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ, कंपनी मेड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख, ठीक है। 4 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो अब 4 लाख के प्रॉफिट में से, 4 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट, है ना। तो इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे, एनीवन? 1 लाख। 1 लाख। हाँ, 0 रुपए से इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 रुपए का भी डेट नहीं लिया। क्या कह रहे हो? मैं बी का बोल रहा था। अच्छा, हाँ, होशियार। ठीक है, तो ये 0 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद में ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट कितना आया? 4 लाख। तो इसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा? 30%। कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000। वेरी गुड। तो 1,20,000 मैंने माइनस कर दिया। अब ये हो गया मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। कितना आया? 2,80,000। हाँ, 280, 380 नहीं, हाँ, 280। सॉरी 280 अपना क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी गहराई तक जाऊं, अगर मैं गहराई तक जाऊं, तो मैंने जो पैसा डाला है, मतलब मैंने डाला है, मतलब इक्विटी वालों ने जितना पैसा डाला है, तो उनको एक शेयर के ऊपर कितना रुपया वापस मिल रहा है। मतलब 10 रुपए डालते हैं तो उनको वापस कितना मिल रहा है, दैट इज उनका अर्निंग पर शेयर कितना है। तो देखो, यहां पे 30 लाख का इक्विटी था और 10 रुपए का एक शेयर था। तो 30 लाख को डिवाइड बाय 10 किया, 30 लाख को डिवाइडेड बाय 10 किया, तो आई गॉट 3 लाख। इसका मतलब आई हैड 3 लाख इक्विटी शेयर्स। आई हैड 3 लाख इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब 2,80,000 में से मैं डिवाइड करूंगा 3 लाख, तो मुझे कितना आया? 0.93, यानी कि 0.93 रुपीस पर शेयर, है ना, पर शेयर। तो इसको मैं एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, अर्निंग पर शेयर इतनी आई, यानी कमाई इतनी हुई। इन शॉर्ट कहने का मतलब एक शेयर पे कमाई इतनी हुई। जो इक्विटी वाले उनको तो एक एक शेयर का हिसाब बताना पड़ेगा ना। चलो, तो उसी तरीके से सेकंड केस के अंदर देखते हैं अपन। सेकंड केस के अंदर क्या हो गया कि मैंने 10 लाख का लोन लिया था, है ना, मतलब कहीं से कुछ भी लिया था। तो भाई इसमें इंटरेस्ट कितना कटेगा? 1 लाख। 1 लाख। अभी उमेश बराबर, एकदम परफेक्ट। तो अब जब ये 1 लाख का इंटरेस्ट कट गया, तो यहाँ पे 3 लाख हो गया। टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 90,000। 90,000। और ये हो गया अपना कितना? अर्निंग 2,10। 2,10, बराबर। तो 2,10 के हिसाब से अगर मैं उसको डिवाइड करूं कितने से? 2 लाख से। इस बार मैं 2 लाख से डिवाइड करूंगा। समझ रहे मेरी बात को, कि 2 लाख से भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि इस बार मेरे पास में जो इक्विटी थे, इक्विटी कितने का था? 20 लाख का था। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2 लाख हो गया, यानी कि 2,10,000 को मुझे डिवाइड करना पड़ा 2 लाख से। तो कितना आया? 105। ठीक है, इतना रुपीस क्या है? अर्निंग पर शेयर है, यानी कि कमाई बढ़ गई, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, हमेशा इसी तरीके से डिसाइड किया जाता है कि मेरी अर्निंग पर शेयर बढ़े, मतलब कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़े और फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाए। और जो प्रॉफिट बढ़े ना, इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर बढ़े, और फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि मेरे को सोच समझ के डिबेंचर खरीदूं। ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला केस का एक बार एक और समरी देख लेते हैं। थर्ड वाले केस की समरी देख। थर्ड वाले केस में मैंने डेट और बढ़ा दिया। कितना डेट बढ़ा दिया मैंने इस बार? मैंने इस बार डेट बढ़ा दिया 2 लाख।
ओके 2 लाख इंटरेस्ट हो गया, वेरी गुड। तो 4 लाख था ये और 10% किया तो 2 लाख इंटरेस्ट हो गया, 20 लाख का डेट लिया था तो बचा 2 लाख। 2 लाख के ऊपर मैंने फिर से टैक्स पे किया तो टैक्स 7,000 ना 30 60 60,000 हो गया और ये हो गया अपना 1,40,000। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बता दो कितनी आई अर्निंग पर शेयर, चलो 1.40। बराबर परफेक्ट, क्योंकि 1,40,000 डिवाइड बाय 1 लाख ही होने वाला है, क्योंकि 10 लाख के अपने पास में इक्विटी थे, डिवाइड बाय 1 लाख 10 रुपीज कर दिया तो भाई मेरे पास में 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, तो ये 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स थे और ऐसा। अब आपको क्या दिख रहा है, कंपनी की इमेज किस में बढ़ेगी? अगर वो अर्निंग पर शेयर ज्यादा कमा रही है, अगर वो अर्निंग पर शेयर ज्यादा कमा रही है तो कंपनी की इमेज बढ़ेगी ना कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई जितनी ज्यादा अर्निंग पर शेयर उतनी ज्यादा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और उतनी अच्छा आपने डिसीजन लिया है। तो इस हिसाब से मैं डिसाइड कर पा रहा हूं कि हो सके उतना डेट लो, हो सके उतना डेट लो तो आपको मजा आएगा। एक काम करते हैं, ये जो प्रॉफिट कमाया है ना, ये जो प्रॉफिट कमाया है ना, इसको 2 लाख करते हैं। प्रॉफिट थोड़ा सा कम करके देखते हैं। प्रॉफिट को मैंने कम कर दिया, ये सब क्लियर कर देता है। अब मैंने इस बार ए केस के अंदर नील डिविडेंड था, है ना, तो भाई प्रॉफिट है 2 लाख। 2 लाख में से कितने माइनस होंगे? डिविडेंड ही नहीं है तो 0, ठीक है। तो 2 लाख हो गया अपना वापस से क्या? प्रॉफिट। इसमें से टैक्स माइनस होगा तो टैक्स था 30%, 30% टैक्स, तो ये 30% टैक्स माइनस हुआ तो कितना हो गया? 60,000। 60,000। कितना कमाया? 1,40,000 कमाया। तो डिवाइड करूंगा कितने से? भाई इन्वेस्टमेंट तो टोटल अपन को पहले से ही पता ना, इन्वेस्टमेंट तो 30 लाख का था, तो उसमें से अगर एक भी डेट नहीं लिया है तो ये 1,40,000 डिवाइड होगा 3 लाख से। सही बोल रहा हूं ना? तो भाई अर्निंग पर शेयर जो है वो आई अपनी 0.46, 0.46 रुपीज। अच्छा, वहीं पे बी कंपनी में देखते हैं, मतलब बी केस में देखते हैं। बी केस कंपनी ने डेट कितना ले रहा था? 10 लाख का डेट ले रहा था और इक्विटी कितना ले रहा था? 20 लाख का इक्विटी, ठीक है। तो 2 लाख का वापस से प्रॉफिट एज्यूम करता हूं। 2 लाख का प्रॉफिट एज्यूम किया तो 1 लाख तो इंटरेस्ट ही चला गया। 1 लाख तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, 10%, 10%, 10%। तो भाई यहाँ पे बचा 1 लाख। अब 1 लाख पे आप कर दो टैक्स पे, तो 30% टैक्स पे कर दिया, 30,000। कितना आया? 70,000। 70,000 कितने से डिवाइड होगा? 70,000 डिवाइड होगा 20 लाख के इक्विटी थे तो 2 लाख से, 2 लाख। तो ये हो गया 0.35। अरे ये क्या हो रहा है भाई? पहले केस में मैं डेट बढ़ा रहा था, जो लास्ट केस अपन ने किया उसके अंदर मैं डेट इंक्रीज कर रहा था तो मेरी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रही थी, और ये केस में मैं डेट इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी अर्निंग पर शेयर कम हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो एक काम करते हैं, थर्ड केस भी देख ही लेते हैं लगे हाथ। थर्ड केस में क्या था? डेट ले लिया 20 लाख का, ठीक है, और 2 लाख का प्रॉफिट था। 2 लाख का प्रॉफिट था, डेट ले लिया 20 लाख का, कितना हुआ? 10% के हिसाब से 2 lakh 2 लाख 20,000। नहीं 20 लाख का 10% करेंगे तो 2 लाख ही होगा। 2 लाख मतलब और गया। ऊपर आपने सॉरी, क्या कह रहे थे? 1 लाख ही होगा ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 1 लाख कैसे होगा? 1 लाख तो यहाँ पे होगा, 10 लाख था, इधर तो 20 लाख डेट लिया। भैया हाँ, कुछ नहीं। नहीं समझे? केस नहीं समझे? देखो पहला वाला केस क्या था, उसके अंदर 4 लाख का प्रॉफिट था, तो भाई क्या हुआ ना, 2 लाख का निकल गया तो 2 लाख बचे। समझे केस को? कैसा हुआ केस? हाँ भैया। ओके, हाँ यहाँ पे तो पूरा 0 0 हो गया।
इसका मतलब अपन को कुछ पैसे मिले ही नहीं। देखो 10 लाख तो थे इक्विटी शेयर, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है अपने पास में, लेकिन टैक्स इसको पे करना ही नहीं पड़ा भाई, प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं। तो 0 को मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो अर्निंग पर शेयर कितना आया? 0 रुपीस आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब डेट इंक्रीज करने से अर्निंग पर शेयर पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो ये कंक्लूड कैसे करें इसको? फिर अपन इसको कंक्लूड कैसे करें? तो इसको कंक्लूड में कर, ये पूरा कंडीशन समझ में आया सबको? कंडीशन समझ में आया अच्छे से कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दिमाग तक पहुंची हो बात मेरी तो? ओके, वेरी गुड ट्विशा, उमेश, ज्योति, आपको क्लियर हुआ कंडीशन? ओके, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो अब मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई डेट कब बढ़ाना चाहिए और कब इक्विटी बढ़ाना चाहिए, यानी कि डेट बढ़ाना कब चाहिए, कम कब करना चाहिए, और इक्विटी कब बढ़ाना चाहिए और कम करना चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जो मैंने पहला केस बताया था ना, उसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कि भाई कितना पैसा डाला और कितना पैसा मिला, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ परसेंट निकालना है ना। तो भाई देखो, मैंने फर्स्ट वाले के अंदर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था, डाला तो 30 लाख रुपए था, और सेकंड वाले केस के अंदर 2 लाख प्रॉफिट कमाया था, लेकिन डाला तो 30 लाख रुपए ही था, है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों केसेस में 30 लाख रुपए ही थे, तभी तो मैं डेट इक्विटी का वो रेशियो बना पा रहा था मैं, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज अगर मैं निकालू इसका, तो कितना परसेंटेज आ रहा है? 13.33%। और इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 15 ना, 1/15 6.67%, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बराबर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझ में आया सबको? अब ये देखो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से बड़ा है कि नहीं है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर से बड़ा है तो आप डेट खरीदो खरीदो खरीदो, डेट लो, मतलब जितना हो सके उतना बाहर का पैसा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जो अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो आप डेट को मत ही खरीदो, तकलीफ हो जावेली। डेट को मत खरीदो, आप खरीदो, आप अपना मतलब खरीदो क्या, आप इश्यू मत करो डिबेंचर, आप इक्विटी इश्यू करो। समझ में आया बात? कंडीशन समझ में आया? इसीलिए पहली कंपनी जो थी, डेट बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा था, और दूसरी कंपनी जो है, डेट बढ़ाने से क्या हो रहा है? अर्निंग पर शेयर कम हो जा रहा है। तो इन शॉर्ट, ये चीजों को समराइज करने के लिए एनसीईआरटी में बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई है। द लाइन इज ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, is that combination of debt and equity that maximizes, सबसे बहुत ऊपर तक लेके जाए किस चीज को? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। अब मार्केट वैल्यू तो तभी बढ़ेगा ना जब अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा। ओके, क्लियर है ये पॉइंट सबको? देखो, इस पॉइंट के पीछे अपन ने इतनी मेहनत की है, तो अब ये मत बोलना कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो एक बार फिर भी रेज कर सकते हो क्वेरी। क्या बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, द प्रपोर्शन। ये मैंने आपको बताया, इसको अपन फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे ना, डेट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। जो मैंने अभी आपको क्या बोला, ये चीज क्या होती है? डेट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। ये अभी मैंने आपको एक टर्म बताया, क्या इसको परसेंटेज के फॉर्म में करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा इसको? रिटर्न इन्वेस्टमेंट, नालायक को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आगे, व्हेन द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस, वही बात है, द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो गई तो कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइंस, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेब्ट, बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस। कहने का मतलब कि वही बात तो नहीं है यार। कहने का मतलब कि फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज होता है, फाइनेंशियल लिवरेज है डेट अपॉन इक्विटी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई 1/3, सॉरी कितना था, 2/1 था ना,
तो 2/1 और 3/1 को देखने से आपको क्या दिखता है? तो आपने बोला कि भाई इसमें डेट ज्यादा है, इसमें डेट कम है। तो वही ये चीज कह रहा है कि जब फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस, अब फाइनेंशियल लिवरेज कब इंक्रीज होगा? जब ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब जब आपका डेट इंक्रीज होगा तो द कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइंस, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, यानी कि भाई आपको जो पैसे लाने के या फिर जो आपके पैसे लगाने वाले इंटरेस्ट रेट वाला, वो थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस। कि भाई आपको कभी भी मतलब आप है ना ऐसे पोजीशन में आ सकते हो कि भाई आपको पैसा, क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आपको फाइनेंशियल रिस्क, मतलब कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आपका लैंड ये सब लिक्विडेशन के अंदर आ जाओगे, आपको यू विल बी ऑब्लिगेटेड टू सेल आउट योर शेयर्स, ऐसा। तो ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, कि अगर आप फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज करते हो या फिर जब आपकी फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीज हो जाती है तो आप जुगाड़ तो अच्छे से कर लेते हो, यानी कि जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट रेट ना वो सब आपका कम मिल जाता आपको, ठीक है। फंड्स डिक्लाइन, क्यों? क्योंकि बिकॉज इंक्रीज्ड यूज ऑफ चीपर डेट बट द फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीजेस, ठीक है। कहने का मतलब आप सस्ते में डेट तो ले आओगे लेकिन आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, और यही पॉइंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो यही बात को ये थोड़ा सा अच्छे से बता रहा है। क्लियर है ना ये पॉइंट सबको? पैसा तो ले आओगे लेकिन आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस कैन बी आइडेंटिफाइड, अभी सिखाया मैंने आपको ये पूरा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करने, अर्निंग पर शेयर निकालते हैं, दोनों के कंपैरिजन अपन ये चीज निकाल सकते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब इक्विटी वालों को फायदा करवाना बाहर से पैसा लाके, मतलब कि इक्विटी वालों को फायदा करवाना या फिर इक्विटी वालों को थोड़ा बहुत भी पैसा दिलवाना, कहां से? बोरोड फंड के मदद से, कि आपने बोरोड फंड भी यूज किया और ओनर्स फंड भी यूज किया, लेकिन फायदा किसने लिया? इक्विटी वाले ने लिया। तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to the presence of fixed financial charges, ठीक है, like interest. Understood है? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग। ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली बात है इसको अपन डिस्कशन करते हैं कल, है ना। अभी के लिए इतना रहने देता हूं क्योंकि ज्यादा फिर हैवी हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलो दैट्स वेरी गुड।